एक आम आदमी सोच सकता है रोशन मुस्तकबिल को, मुल्क की तामीर को, तरक्की के रास्ते को बहुत जल्द। अस्सलामुअलैकुम। खबरिये में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी। शाजिया एक माह की छुट्टियों पर हैं और उनकी गैर मौजूदगी में खबर यह है कि प्रोग्राम जो है वो मैं होस्ट करूंगा और मेरे साथ होंगे सईद काजी साहब और समी इब्राहिम साहब, और इनसे हम इनकी राय लेते रहेंगे। आपके और मेरे पसंदीदा हैं दोनों, मगर आज का जो प्रोग्राम है वो बहुत अहम है, इसलिए कि बाकी ख़बरें तो हम इनसे लेंगे ही माहिरीन से, लेकिन साथ ही साथ जो कराची के हालात हैं, कत्लो गारत गरी बढ़ती चली जा रही है और कोई उम्मीद भी जो है वो अब नज़र नहीं आ रही। रोज़ाना लाशें गिरती हैं लेकिन कोई गिरफ्तारी हमें वाज़े तौर पर नज़र नहीं आती। अगर होती भी है तो उस पर भी एहतजाज शुरू हो जाता है। इसे कुर्बे क़यामत कहें, अजाब कहें, या ख़ुद ये क़यामत है कि कत्ल होने वाले को ये नहीं पता वो क्यों कत्ल किया जा रहा है और कातिल को भी नहीं पता कि वो क्यों कत्ल कर रहा है। कराची के हालात पर तफसील से बात करेंगे और इसके अलावा डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का केस एक दफ़ा फिर हमारे सामने है और वज़ीर आज़म ने खुसूसी तौर पर एक कमेटी भी बना दी है, उनकी रिहाई के लिए वो कोशिशें करेगी। क्या ये सिर्फ सियासत है, इंतखाबात की तैयारी के लिए एक मौजू चुना जा रहा है, या वाकई कुछ संजीदा कोशिशें होंगी, और क्या ऐसा मुमकिन भी है कि आफिया सिद्दीकी जो हैं वो पाकिस्तान वापस आ सकें? इन दोनों मौज़ूआत पर हम तफसील से बात करेंगे और साथ ही साथ आपकी फ़ोन कॉल्स भी लेंगे। और हमारा आज का आपसे सवाल ये है कि पंजाब में नए सूबों की बात हो रही है, 2 सूबे बनाने की खास तौर पर बात हो रही है, भावलपुर और जनूबी पंजाब का सूबा, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने इसका बायकॉट किया है, जो कि कमीशन बनाया गया है। क्या कालाबाग डैम की तरह नए सूबों का मामला भी सियासत की नज़र हो जाएगा? इस पर आप हमें अपनी राय दीजिए, फ़ोन कॉल्स कीजिए, आपकी हम राय इस पर ज़रूर शामिल करेंगे। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं काजी साहब से, देखते हैं उनके पास क्या खबरें हैं। सईद साहब, क्या खबरें हैं आपका? उसामा, हमने कल बात की थी, जो लोग किसान एहतजाज कर रहे थे खैरपुर में और इस्लामाबाद में पानी की चोरी पर, तो आज हम देखते हैं कि एक पीर जो गोठ जगह है खैरपुर के करीब, वहाँ हम नुमाइंदे से भी बात करेंगे। पानी तो उन्हें नहीं मिला, आग मिल गई, उनके घरों को आग लगा दी गई, मगर क्यों आग लगा दी गई, लोगों की जान भी गई, इससे हवाले से तफसील से बात करेंगे। और फिर आपको पता है कि अब हर हफ्ते बजट आता है और हर हफ्ते कीमतें बढ़ती हैं, तो पेट्रोलियम की प्राइसेस 7 रुपये तक बढ़ने का है फिर एक अंदेशा, बल्कि बढ़ेंगी यही बताया जा रहा है, ज़रा कह रहे हैं अगले हफ्ते इस पर होगी। और फिर सूबों की बड़ी दिलचस्प एक लड़ाई शुरू हो गई है, और शुरू में यहाँ हमने प्रोग्राम में बड़ी बातें की थी कि जी ये सूबे बनेंगे तो बड़े मसाइल हल होंगे, मगर अब लगता है इनसे सूबे भी नहीं बन सकते और ये एक नया मसला खड़ा हो जाएगा। PMLN ने उस कमेटी से अलादगी कर ली है, उसमें उन्होंने शमूलियत नहीं की, अपने अलादा से नाम दे दिए हैं, और अब लगता है कि जैसे आपने अभी सवाल पूछा नाजरीन से कि क्या इस पर भी सियासत ही होगी, जिस तरह कालाबाग डैम और दीगर वाइटल इशूज़ पर सियासत ही करते रहें। और फिर एक और ख़बर कि पहली दफ़ा रूस के सदर जो हैं तारीख़ में पहली दफ़ा पाकिस्तान आएंगे, अक्टूबर में उन्हें जरदारी साहब ने दावत दी थी। प्यूटन पे बात करेंगे, वक्त मिला, और उनकी क्या सियासत है, उनके अपने अंदर के क्या मसाइल हैं और यहाँ वो क्यों आ रहे हैं, आज ये हमारी खबरें होंगी। बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि समी साहब से भी हमारा अगर राब्ता हो, उनसे भी हम बात कर सकें। समी साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हो, क्या खबरें हैं? उसामा, मैं आपकी बात बिल्कुल गौर से सुन रहा हूँ और जिन मामलात का आपने जिक्र किया वो भी बड़ी अहमियत के हामिल है। लेकिन इस वक्त अमेरिका में तो आज क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी का सदारती कन्वेंशन मंडे को शुरू हुआ था, कुछ जो एक तूफान आ रहा था उसकी वजह से पहले दिन कोई एक्टिविटी नहीं हुई। आज बाज़ाब्ता तौर पर मिट रोमनी को रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से सदारती उम्मीदवार नॉमिनेट कर दिया गया है। तो पूरे यहाँ मुल्क में इलेक्शन की खबरें हैं, वो चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है, क्या जीतने वालों की तरजीहात होंगी और पाकिस्तानी कम्युनिटी इसमें किस तरह से हिस्सा ले रही है। और दूसरी खबर मैंने चुनी है जो इसराइल से आई है। 2003 में एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट एक इसराइली फौज के बुलडोजर के नीचे आकर हलाक हो गई थी, क्योंकि वो जो फ़लस्तीनियों के घर गिराए जा रहे थे उनके लिए वहाँ पर एहतजाज कर रही थी। तो इसराइली कोर्ट ने फैसला ये दिया है कि इसराइली फौज उसकी हलाकत की जिम्मेदार नहीं है, वो लड़की खुद अपनी जान को बचा सकती। तो इस बात का मैंने इसलिए इस खबर को लिया है, इसका तज़किरा करेंगे कि दुनिया के दूसरे ममालिक में जहाँ पे नेशनल इश्यूज आ जाते हैं वहाँ पर अदालतें किस तरीके से बिहेव करती हैं, और फिर कुछ हम अपनी अदालतों की तरफ भी देखेंगे कि ये किस तरफ जा रही है।
बिल्कुल ठीक है समी साहब, चूंकि आप वापसी के सफ़र पर भी हैं, अमेरिका से वापस आ रहे हैं, आपका इंतजार भी हो रहा है स्टूडियो में आपसे। इंशाल्लाह उम्मीद है कल से फिर हम बाकायदा तौर पर बात किया करेंगे, इन्हीं खबरों पर बात करेंगे। कराची के हालात पर सबसे पहले बात होगी, मगर अभी वक्त है ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। इस ब्रेक के बाद मिलते हैं। कराची के हालात पर हम बात करेंगे सबसे पहले, और हमारे दीन ने हमें ये सिखाया है, इस्लाम ये कहता है कि एक शख्स का नाहक कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। और कराची में जब एक शख्स का कत्ल होता है तो पूरा घराना जो है, पूरा ख़ानदान तबाह हो जाता है। इसकी एक मिसाल हम आपको दिखाते हैं, मुनव्वर आलम की रिपोर्ट देखिए। मेरे 6 भाई बहन हैं, मैं उनका क्या करूंगी? मेरे पापा के सिवा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था। औरंगी टाउन बंगला बाजार, जहां मौत के सौदागरों का कारोबार अरूज पर है। एक माह के दौरान 11 अफराद लुक़्मे अजल बन चुके हैं। इन्हीं में एक शाहिद भी है जो गुज़िश्ता शब दहशतगर्दी का निशाना बन गया। 6 यतीम बच्चे और बेवा गम से निढाल हैं। इनके अलावा मुझे कोई समझ नहीं आ रहा। घर में सफ़े मातम बिछी हुई है। महल्ले की खवातीन आए दिन की दहशतगर्दी से खौफजदा हैं। पूरा बंगले बाजार में रमजान में भी हंगामा होता रहा। आए दिन यहाँ पे लोगों को मार मार के फेंक देते हैं रोड पे। कोई हुकूमत का आदमी नहीं आता पूछने के लिए। दरवाजे पे बैठा हुआ था और उसको आके बात। अब इन 6 बच्चों का क्या होगा? 6 बच्चों में से एक ज़हनी माजूर है। मकतूल के भाई हुकूमत से इंसाफ और बच्चों की किफालत में मदद चाहते हैं। इसी वजह से इलाका खाली करवाना चाह रहा है और कोई बात नहीं, हम लोग सब बड़े से ही करते हैं। मेरा भाई के कातिल को बस। शहर में दहशत ने डेरे डाल लिए हैं। कानून नाफिज करने वाले शाहराहों पर पत्थर के बुतों की तरह मौजूद हैं। एक फर्द का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, मगर यहाँ तो कातिल रोज़ घरों को उजाड़ रहे हैं। और अफसोसनाक बात तो यह है कि इन यतीमों के सर पर साया शफ़क़त रखने वाला भी कोई नहीं है। कैमरामैन कयूम शेख के साथ मुनव्वर आलम, दुनिया न्यूज़, कराची। 6 बच्चे यतीम, खातून बेवा। और ये कहानी नहीं है, ऐसी सैकड़ों कहानियाँ हैं। माएँ जो हैं वो अपने बेटे खो रही हैं, बहनों के भाई छीने जा रहे हैं, और इस तरह से कई और घराने जो हैं वो तबाह हो रहे हैं। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मुनव्वर आलम मेरे साथ हैं फ़ोन लाइन पर कराची से। मुनव्वर, हम देखते हैं कि एक लहर उठती है इस तरह कत्ल गारतगिरी की, उसमें कुछ फिर तवक्कुफ़ आता है, कुछ अरसे के लिए ये सिलसिला कुछ थमता है, फिर दोबारा से हम देखते हैं इसमें तेज़ी आ जाती है। इस दफ़ा जो ये जो कत्ल गारतगिरी हो रही है कराची में, इसकी कोई वजह? उसामा, इसमें जो हमारे सामने 2 वजूहात आई हैं वो 2 हैं। एक तो हम उसको सेक्टेरियन कह सकते हैं, यानी मजहबी बुनियादों पे कत्ल किए जा रहे हैं। दूसरी जो हमारे सामने वजह आई है वो सियासी है। अब की दफा जिसको हम देख रहे हैं, 2 ऐसे मकामात हैं जहाँ सबसे ज्यादा ये जो वाकया जो हमने कल दिखाया नाज़रीन को अपने, ये औरंगी टाउन बंगला बाजार का इलाका है जहाँ ये कत्ल हुआ। और बंगला बाजार में रमजान से अब तक, यानी कि तकरीबन एक माह के दौरान 11 पीपल्स पार्टी के कारकुन और 5 एमकेएम के कारकुनान अब तक इस क्लैश में जो है वो जाँ बाक हो चुके हैं। अब आया ये क्लैश इन दोनों के दरमियान या बीच में कोई तीसरी कुव्वत फायदा उठा रही है, लेकिन अब तक 16 सियासी कारकुनान इसी सिर्फ इलाके में, ये बंगला बाजार का इलाका है, 5, 6, 7 स्ट्रीट्स हैं जहाँ ये काम तमाम का तमाम सिलसिला हो रहा है। अच्छा मुनव्वर, ये बताइए, अभी आपके पैकेज में एक शख्स कह रहे थे जो कि विक्टिम के करीबी अजीज लगते हैं कि जी हमें पता है ये यहाँ पे जगह खाली करवाने के लिए किया जा रहा है। तो सियासी वजूहात तो हैं, तो बुनियादी तो वो माशी है वो सिलसिला जो कब्जे का है। तो ये जिस तरह इशारा दिया है उन्होंने, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये खाली कराने का जो सिलसिला ये थोड़ा सा मुख्तलिफ है। कुछ जो अब के ये जो इलाका है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अवामी नेशनल पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के मुख्तलिफ ग्रुप्स का इलाका है, और इस सीट पर बड़ा टफ मुकाबला होता है खास तौर पर। और जो बल्दिया की सीट है जिस पर जो दूसरा इलाका है जो ज्यादा मुतासिर है, और वहाँ पे भी एमकेएम के कारकुनान और पीपल्स पार्टी के कारकुनान की जो किलिंग हो रही है, उस इलाके में भी काफी सख्त मुकाबला देखने में आता है। तीसरा जो इलाका है वो खारादर और लियारी, ये मिक्स सीट है। फारूक सत्तार साहब इस सीट से जीते थे और काफी टफ मुकाबला हुआ था उसमें भी। तो और उस पे याद होगा अगर आपको कि इलेक्शन जिस वक्त एंड हो रहा था, इख्तिताम हो रहा था, रात को 11 बजे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उसमें धांधली का इल्जाम फारूक सत्तार साहब की जानिब से लगाया गया था और बड़ा सख्त उसके बाद यानी मुकाबला जो था वो काफी सख्त था। तो जिन जिन सीटों पर काफी सख्त मुकाबला है,
वहाँ वहाँ अपने कदम जमाने के लिए इस तरह का अच्छा, अगर मैं सही बात आपकी समझाऊं मुनव्वर आलम, तो ये इलेक्शन कैंपेन चल रही है कत्ल गारत गरी और खूनरेजी के जरिए? जी बिल्कुल, इलेक्शन कैंपेन चल रही है, दोनों सियासी पार्टी हैं, और अब तो जो तनाज़ा है वो खुलकर सामने आ गया। कल अब्दुल कादिर पटेल काफी नाराज थे और यहाँ जो सहाफियों से बातचीत करते हुए उन्होंने काफी अपना गुस्सा निकाला है अपनी ही इत्तेहादी जमात पर, और दूसरी जानिब से मुतहरिक मूवमेंट की जानिब से भी गुस्सा निकाला जा रहा है मुख्तलिफ इलाकों में, और वो अपना जो बयानात हैं वो सिलसिला अब सामने आना शुरू हो गया है। जैसे जैसे इलेक्शन नजदीक आते जाएंगे तो जिन जिन सीटों पर काफी सख्त मुकाबला मुतवक्को है वहाँ इस तरह की सूरत हाल जरूर देखने को। अच्छा, आखिर में मुनव्वर ये बता दें कि पुलिस और जो दूसरे इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं? बस हाथ पर हाथ रख के बैठे हैं कि इस तरह से कत्लो गारत हो रही है, होने दो, कुछ नहीं करना? जी, पुलिस और रेंजर्स अपना काम थोड़ा बहुत जारी रखे हुए है जरूर। दोनों तरफ से लोग गिरफ्तार भी हैं, लेकिन इतना कॉम्प्लिकेटेड किस्म का जुडिशल हमारा सिस्टम है और उसमें फिर गवाहान और सबूत और फिर पुलिस का जो एक ट्रेडिशनल रिवायती तरीका है तफ्तीश का, तो लोग पकड़े भी जाते हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं पकड़े जा रहे, रेंजर्स भी अपनी कार्रवाई कर रही है, पुलिस भी हद्दुल इम्कान कोशिश करती है कि वो करे कार्रवाई और करती भी है। कुछ लोग आए भी हैं, टारगेट किलर पकड़े भी गए हैं, लेकिन उसके बाद वही कि तमाम के तमाम सबूत और शवाहिद न होने की बिना पर लोग रिहा हो जाते हैं। बिल्कुल, और हम देखते हैं एहतजाज भी होता है गिरफ्तारियों के खिलाफ। मुनव्वर आलम, बहुत शुक्रिया आपका। काजी साहब, बड़ी ये जो आपने बात की ना कि हुकूमत क्या कर रही है, देखिए हुकूमतें वहाँ पे दो हैं। एक वो हुकूमत है जो कायम अली शाह साहब की है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल और ये डेमोक्रेसी और सारी है। एक वो है जो असल हुकूमत है। जितनी इनफेक्टिव ये हुकूमत है कायम अली शाह साहब की, दूसरी इतनी ही इफेक्टिव है अपने काम के लिए। मस्बत तौर पे इफेक्टिव नहीं है, मगर अपना जिस काम में वो लगी हुई है। मसलन हम ये देखते हैं कि जितनी भी रिपोर्ट्स आई हैं, एक गिरोह के बारे में कहा जाता है जी उसके पास 10,000 आम लोग हैं और 25,000 रिजर्व्स हैं, पुलिस 33,000 है टोटल। उसके बाद दूसरा ग्रुप आ जाता है जो पश्तूनों के जो वहाँ पे बस गए हैं, फिर तीसरा जो है वो रिलीजियस आउटफिट्स हैं वो आ जाते हैं। तो अब ये है कि ये अब इसमें कोई बात ऐसी ढकी छुपी नहीं रही। इसमें जो रेंजर्स के चीफ थे वो भी बयान दे गए हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने। कल जो मैंने ये स्टोरी उठाई थी कि जो सिटीजन और पुलिस लाइजान कमेटी के हेड हैं उन्होंने कह दिया इनकी पॉलिटिकल पेट्रोनेज है जो ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हुकूमतें अब वहाँ पे दो हैं, साफ सी बात है। और अब ये हम ये कहें कि जी क्या ये पता नहीं है किसी को, हमारी एजेंसीज हैं, क्या ISI को पता नहीं होगा उनके हेड को कि ये कौन कर रहा है? क्या PM साहब को नहीं पता? क्या नहीं साहब को नहीं पता होगा? सबको पता है। चीफ जस्टिस साहब ने जब नोटिस लिया, सबके नाम सामने आ गए, सब पार्टियों का कहा गया। अब ये है कि ये हमें लग रहा है कि ये जो हमारी रियासत है या इसके रियासत के इदारे जो हैं या जो इनको चलाने वाले लोग हैं, इस पे वो कोई अब अमल नहीं करना चाहते अभी तक स्टेटस को, इसलिए। वरना ये अगर मेरे इल्म में है, आपके इल्म में है, हर चीज़ वेब पे बेशुमार हम चीज़ें पढ़ते हैं और ये सारी फिगर जो हम आपको दे रहे हैं। अभी मैं आपको एक और बात बता दूं, लाहौर में कल मुझे प्रॉपर्टी के एक बिजनेस से मुंसलिक शख्स मिले, मुझे बता रहे थे कि 85% लाहौर में जो मकान वो चढ़ाए जा रहे हैं किराए पे, वो कराची से आने वाले लोगों के। कल की जो हमने खबर दी थी कि बड़ा बिजनेसमैन जो है, पहले उसने अपनी फैमिलीज वहां से मुंतकिल की बाहर, अब वो अपना कारोबार और पैसा दुबई लेके जा रहा है। अभी मैं इसकी आपको फिगर देता हूँ, 2008 में जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी वो कोई तकरीबन जो है वो 20% के करीब थी और अब वो गिर के 12% रह गई है। और जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट तभी आएगी ना जब लोगों का, तो ये एक सिलसिला है। और ये लेकिन काजी साहब, सबसे ज़्यादा अफसोसनाक सूरत हाल तब होती है जब उम्मीद जो है वो टूटती है। अब आपको लगता है लोग शहर छोड़ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई उम्मीद बाकी नहीं है, आखिर कोई हल तो निकालना होगा। इस तरह से तो नहीं जिंदगी चल सकती। इंसान की उम्मीद कभी मरती नहीं है और उसे मरने देना भी नहीं चाहिए। और मैं बार बार कहता हूं कि रात का जो सबसे स्याह पैर होता है उसके बाद ही किरण की एक नूर फूटती है। मगर इस सारे मैस को कौन साफ करेगा? जिस तरह अभी समी साहब से भी पूछ लेते हैं, जिस तरह समी साहब कहते हैं और हवाले से वो कहते हैं कि अवाम जो है, जब लोग कॉन्शियसली इंटरवीन करेंगे सियासी प्रोसेस में, तारीख में इंटरवीन करेंगे, आएंगे तो ये मैस वही साफ कर सकते हैं। समी साहब आपका क्या राय है? क्या लोग फिर कसूरवार हैं जो इलेक्ट करते हैं ऐसे लोगों को जो आके उनके मसाइल भी हल नहीं कर पाते, बल्कि ऐसे लगता है जैसे कत्लो गारत में वो भी हैं? नहीं, मैं उनको कसूरवार तो नहीं ठहराऊंगा, ना ही वो इस कत्लो गारत के जिम्मेदार हैं। ये अलबत्ता जरूर है जो काजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि लोग ही इस प्रोसेस में जब ये कॉन्शियसली देखकर फैसला करेंगे कि ये कत्लो गारत करने वाले लोग हैं, ये मामलात को हल करने की बजाय मजीद बिगाड़ते हैं, उनको वोट देना बंद कर देंगे, उनसे अपने आप को डिसोसिएट करेंगे, तो तभी ये सूरत हाल होगी। और ये देखें, जो इस वक्त सियासी जमातें हैं
और जो लोग इक़्तिदार में हैं, जब उन्हें ये यकीन होता है कि हम इक़्तिदार में इसलिए आएंगे कि एजेंसीज हमारे साथ हैं या वाशिंगटन हमारे साथ है, तो उस वक्त तक वो कोई काम ऐसा नहीं करेंगे जिससे आवाम की भलाई हो। वो जो लोग उनको हुकूमतों में लेके आते हैं उनकी बात करेंगे। जिस वक्त उन्हें ये यकीन हो जाएगा कि हम आवाम के साथ जो कर रहे हैं, जो हमारी परफॉर्मेंस है, और जो गरीब आदमी अगर उसके हालात हम बेहतर नहीं करेंगे और वो हमें वोट नहीं देगा तो हम इलेक्शन में नहीं आएंगे, तो हुकूमत में नहीं आएंगे। समी साहब, तो माजरत के साथ यही लोग जो हैं, हम देखते हैं यही चेहरे बार बार दोबारा आते हैं, लोग इन्हीं को इलेक्ट करते हैं। इसी बारे में हम बात करते रहेंगे। शहजाद हैं लाहौर से हमारे साथ कॉलर। जी शहजाद साहब। जी शहजाद, आप क्या कहेंगे आज के सवाल पर या जो खबरें हम डिस्कस कर रहे हैं उन पर? सर जी, आप मेरा ख्याल है कि इस प्रोग्राम में हर चैनल पे, खुसूसन आपके चैनल पे ये चीज बातें होती है जी, कराची में ये हो गया, ये वो हो गया। कौन करता है? फिर मुझे ये बस कौन? आप कहते हैं 2 हुकूमतें, क्या हुकूमत को पता नहीं है, अदारों को पता नहीं है, तो कौन कर रहा है? फिर भी ये आंखें बंद की हुई है, लोगों के घरों में मातम हो रहा है। अपनी सियासत चमकाने के लिए दूसरों के घरों को उजाड़ देना, ये क्या है? इन लोगों ने मरना नहीं है? ये उससे पूछे जिसका भाई मरा है, उससे पूछे जिसका बाप मरा है। ये पता नहीं ये किस तरह के जालिम लोग हैं यार। मेरे ख्याल का अफ्रीका में भी इस तरह के काम ये लोग कर रहे हैं। लानत है इन लोगों पर, मैं कहता हूँ। जी, फिरकावारियत और सियासत जो है उसकी वजह से इस तरह से हो रहा है। समी साहब, फिर आपको क्या हल क्या नजर आता है? किस तरह से ये फिर होगा? क्या इलेक्शंस होंगे? आपका ख्याल है बेहतरी आ जाएगी? देखिए, इलेक्शन में बेहतरी तभी आएगी अगर अवाम जात और बिरादरी की बुनियाद पर वोट देना बंद करेंगे। अगर तो इलेक्शन में वोट देने का पैटर्न वही है कि जी ठीक है, बस हमने तो एक को मान लिया है, हम तो इसी के फकीर हैं, इसी को वोट देंगे, तो सामा फिर इलेक्शन में बेहतरी नहीं आ सकती। वो याद है समी साहब, आपको ईद पे जब हम प्रोग्राम कर रहे थे तो आपने सवाल किया था नज़ीर नाजी साहब से, या गालिबन मैंने किया था इलेक्शन का, तो वो कहते हैं रिजल्ट्स तो लेबॉर्ट्री में तैयार होते हैं, उम्मीद है इस्तीफा ना हो। तो इस पर आप क्या कहेंगे? मैं ये कहता हूं कि बिल्कुल लेबॉर्ट्रियों में रिजल्ट तैयार होते रहे, लेकिन मैं, जैसे आपने कहा कि मैं बड़ा एक ऑप्टिमिस्टिक हूं। मुझे जस्टिस फखरुद्दीन जी इब्राहिम जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, मुझे इस पर बड़ा एतमाद है कि एक ऑनेस्ट आदमी इलेक्शन का रिस्पॉन्सिबल बनाया गया है, और वो यकीनन ये जो इलेक्शन है, मैं ये तो नहीं कहता बहुत परफेक्ट होंगे, लेकिन माजी की तरह लेबॉर्ट्रियां नहीं होंगी, यकीनन कोई ना कोई अवामी राय सामने आएगी। अच्छा, अवाम की राय भी ले लेते हैं। बशीर गालिबन फैसलाबाद से हमारे साथ। जी जनाब। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। बशीर सनोवर फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ। मेरा समी इब्राहिम साहब और सईद काजी साहब से गुजारिश है कि क्या कराची लाइलाज हो चुका है? हमारे रियासती इदारे आज तक इस मर्ज का इलाज क्यों तलाश नहीं कर सके, जबकि हमारे रियासती इदारे अकबर बुख्ती को घरों में तलाश कर सकते हैं, तो इन दहशतगर्दों को क्यों तलाश नहीं कर सकते? ठीक है, बहुत शुक्रिया। जी समी साहब, पहले आपसे जवाब लेते हैं। ये बिल्कुल इन्होंने सही बात कही कि 2 वजूहात हैं। एक तो ये कि वहां पर जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनके पास गालिबन रिसोर्सेज भी नहीं है, लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि जो एक विल चाहिए होती है पॉलिटिकल, वो नहीं है, इसलिए कि जो अरबाब इख्तियार हैं वो खुद ही सारे इस प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। ये जो लोग मर रहे हैं या ये जो सामने आ रहे हैं, ये तो बेसिकली एक जो वो उनका जो मुनाफा बख्श कारोबार है उसके हिस्से में कोई रुकावट बन रहे होते हैं, इसलिए इनको एलिमिनेट किया जाता है। तो इनको ठीक कौन करेगा? ठीक है, नहीं सियासतदान खुद ही नहीं चाहते मसला हल हो। पहले हम देखते थे सब मिल बैठते थे और कुछ अरसे के लिए मामला रुक जाते, रहमान मलिक भी जाते थे। जिक्र कर चुका हूँ और अभी एक कॉलर ने ये बात की, उसको दोहरा भी दिया कि क्या इतनी कोई पुरस्कार सी दुनिया है जिसके क्या कोई इंटेलिजेंस नहीं है किसी के पास? क्या इस मुल्क के किसी रियासती इदारे को पता नहीं है कि ये सारा जुर्म और गुनाह का और मौत और खून का कारोबार कौन चला रहा है? तो आपको विल चाहिए होती है और आप फिर आप उसको दुरुस्त कर सकते हैं। वरना एक और भी मैं आपको बात बता दूं, यहाँ पे एक मुगालता और भी लोगों को है कि जी अवाम मरे हुए हैं, बैठे हुए हैं, ये कभी उठेंगे नहीं। ये एक अनसाइंटिफिक व्यू बहुत पॉपुलर होता है रूलिंग क्लासेस में, मगर ये नहीं होता कि लोग जो है अब जब आप उनको दीवार से लगा देते हैं तो आपको फिर नजर आप समझ, मुझे ये बताएं, अभी कुछ अर्से पहले लीबिया में क्या देखा आपने लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी के साथ क्या हो रहा था? कोई तकरीबन 50 साल बाद मूवमेंट अल तहरीर स्क्वायर में उठी थी। कोई सोच सकता था? 4-5 दिन पहले लोग ऐसी बातें कर लो खत्म हो गए हैं। इवन यानी मैं इस्तेमाल करते मुझे शर्म आती है जो लफ्ज़ वो गैरत और बेगैरती का मिस्र के अवाम के लिए कह रहे थे, और फिर हमने उनकी गैरत की दास्तान देखी। फिर हमने ये भी देखा कि उनके रेवोल्यूशन को एक दफ़ा फिर जो है वो स्टील कर लिया गया, चोरी कर लिया गया। अब कहानी वो ख़त्म नहीं हुई। तो ये जो हमने अवाम को राइट ऑफ कर रखा है बिल्कुल ही, तो ये हमारा मुगालता है। हाँ,
ये उठते फिर अपने वक्त पे हैं और वो इंतजार करते रहते हैं कि हमसे पहले आप ठीक कर लो, हमारी जिंदगियों को बुरा भला बना दो। अगर सियासतदानों ने और दूसरे रहनुमाओं ने खुद को ठीक ना किया तो फिर अवाम फिर जो आप इनकलाब की देखेंगे सूरत एक रिएक्शन उठेगा, नेचुरली रिएक्शन उठेगा। क्योंकि ये तो बात छोड़ देना, अगर बहरीन में उठ रहा है, अगर ट्यूनिस में उठा है, ट्यूनिस में क्या हुआ था, एक बौअज़ीज़ी नामी जो एक शख्स ने अपने आप को आग लगाई थी और उसके बाद आपको देखा कि लेकिन कैसा उसमें भी कत्लो गारतगिरी बड़ी हो जाती है, कई लोग मारे जाते हैं इस तरह के इनकलाब में भी हमने देखा। मतलब ये है कि उसका रास्ता तो यही बना रहे हैं ना, फिर ये लोग मारे जाते हैं, मारे गए उसमें लोग, मगर ये है कि आप आबादियों को क्यों नहीं, जो कानून बनाया है आपने, आइन में जो कुछ लिखा हुआ है, जो आपने आइन में लोगों से वादे कर रखे हैं, उसको अगर आप 100% नहीं तो भाई 30% ही पूरा कर दो, 40%। और एक और अहम बात मुनव्वर आलम ने, जिस तरह हमारे रिपोर्टर ने कही कि जुडिशल निज़ाम जो है हमारा, अदालती निज़ाम, उसमें बेहतरी आनी चाहिए। जो लोग गिरफ्तार होते हैं, पकड़े जाते हैं, वो भी रिहा हो जाते हैं ज़मानत पर। बहरहाल उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि हमारे सियासतदान या मजहबी रहनुमा, जिस वजह से भी फ़िरका वारियत हो रही है, कत्ल गारतगरी हो रही है या सियासत हो रही है, इसे ख़त्म होना चाहिए और अमन के साथ। कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और वहाँ के हालात जो हैं पूरे पाकिस्तान पर असरअंदाज होते हैं। उम्मीद करते हैं इसमें बेहतरी आएगी। ब्रेक का वक्त हो रहा है, इसके बाद बात करेंगे डॉक्टर आफिया सदीकी के हवाले से। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ कॉलर हैं अमेरिका से शहबाज, उनसे बात करते हैं। जी शहबाज, क्या कहेंगे आप? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम कादी शहबाज है और मैं कादी साहब से बात करना चाह रहा था। जी जी। कादी साहब, बात यह है कि मुझे आपकी तनकीद बड़ी पसंद है और बड़ी आप सच्ची बात करते हैं जो कि बड़ी तकलीफ दे होती है, लेकिन काश कभी थोड़ा सा इन हुक्मरानों को एक रिक्वेस्ट कर दें कि ये जो इन्होंने एटम बम बना के रखा है, ये क्यों नहीं हम कौम पे चला देते? हम एक दिन तो मर जाए ना सारे, ये रोज रोज क्यों मार रहे हैं हमें? इससे ज्यादा मैं क्या कहूँ? और वो अल्लाह ताला का फरमान है कि जैसी कौम होती है मैं उस पर वैसा हुक्मरान मुसल्लत कर देता हूँ। ये हमें खौफ में मुब्तला कर दिया गया। आप प्लीज कौम से रिक्वेस्ट करें कि इस्तग़फ़ार पढ़ें, अगर इन शैतानों से बचना है तो इस्तग़फ़ार का विरोध करें जितना कर सकते हैं, वरना हम लोग नहीं बचेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शहबाज आपके। नहीं, लोगों में बहुत ज्यादा गम भी है, परेशानी, दुख है, मुल्क से दूर बैठे हैं वो और वो ये सुनते हैं। मगर मैं आपको ये बात बताऊं कि इंसान कभी उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ता, छोड़ना भी नहीं चाहिए। और देखिए ना, मैं एक ही बात इनके जवाब में करता हूँ। ये जो ग्लोब है, ये जो अल्लाह ताला ने हमें दिया था, अगर हम इस पे अपना सफ़र देख लें तो ये ऐसे ही था जैसे हमें मिला था। और ये लोग समझते हैं कि ज़िंदगी ये स्टेटस को ऐसे रहेगा, यहाँ पे रुका रहेगा। मसलन मैं एक आपको फिक्र देता हूँ कि जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं, जिस स्ट्रक्चर में हम रह रहे हैं, अगर हम पूरी इंसान की यहाँ तारीख को 24 घंटे मान लें तो उसकी ज़िंदगी 2 मिनट भी नहीं बनती। तो इसमें बदलना है, बदलाव भी आएगा और ये मेरे ख्याल में लोग ही बदलाव लाएंगे। जरा समी साहब से भी बात। हाँ जी समी साहब, डॉक्टर आफिया के हवाले से फिर कुछ हलचल हो रही है, सज़ा उनको मिल चुकी है, अदालत ने दी है, सज़ा वो काट रही हैं। अब वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ ने कमेटी बना दी है उनकी रिहाई की कोशिशों के लिए। आपको लगता है ये सिर्फ इलेक्शंस के लिए एक मौजू चुना गया है या वाकई कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका के साबिक अटॉर्नी जनरल भी यहाँ पर थे? सामा, मैं इस बात पर सिर्फ हंस ही सकता हूँ। बहुत बेहतर होता है अगर राजा परवेज अशरफ साहब इस मुल्क में कोई लोड शेडिंग के खात्मे के लिए या ये जो लोग बता लेते हैं इनको रोकने के लिए तो काम करते, कमेटी बताते। जो डॉक्टर आफिया सदीकी का मामला है, आफिया सदीकी को तो उस वक्त रिहाई नहीं मिली जिस वक्त अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान हनीमून चल रहा था और ताल्लुकात इंतहाई पीक पर थे। इस वक्त हमारे और उनके ताल्लुकात इतने खराब हैं, तो ये डॉक्टर आफिया को कौन अमेरिका से रिहा करेगा, जिनका मुकदमा एक दफा फैसला हो चुका, अपील की अभी समाअत नहीं हुई। ये हमें, जो आपने दूसरी बात कही ना, लोगों को चकमा देने के लिए, इलेक्शन इशू बनाने के लिए, नॉन इश्यूज की तरफ लोगों की तवज्जो और उनको धकेलने के लिए, इसका कोई हकीकत से ताल्लुक नहीं है। और ये पाकिस्तानी हुक्मरानों के बस में ये कहा कि वो डॉक्टर आफिया सदीकी को रिहा करा सके, इनके बस में तो यही है कि जो दूसरी ताकतें कहें वो करते रहें और ये बस वो गुलामों की तरह कर रहे हैं। ये अपने मास्टर से कह सकते हैं कि आप ये काम करें। अच्छा, यानी इसमें कोई आपको हकीकत नजर नहीं आती, ये सिर्फ एक इलेक्शन स्टंट? कानूनी तौर पर सूरत हाल ये है कि उनको एक न्यूयॉर्क की कोर्ट ने सजा सुनाई है, उसके बाद जो हायर कोर्ट्स हैं उनमें उनकी एक अपील की वो दायर की गई है। उसका जब वक्त आएगा उसकी समाअत होगी और अमेरिकी आइन में कोई गुंजाइश नहीं है कि सदर ओबामा उन्हें रिहा कर सकें। ज्यादा से ज्यादा वो यही कर सकते हैं कि इनको
पाकिस्तान भेज दें कि वो वहां पर जाकर अपनी सजा जेल में पूरी करें। लेकिन ये भी उन कैदियों के लिए होता है, उन ममालिक के लिए जिनके साथ ताल्लुकात बहुत अच्छे हों। तो पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान तो ताल्लुकात इंतहाई बुरे हैं, तो जब अच्छे थे तब ये नहीं हो सका, तो अब कैसे हो सकता है? अच्छा, लेकिन यहाँ तो लोग यकीनन उम्मीद कर रहे होंगे। काजी साहब, जिस तरह समी साहब को तो कोई उम्मीद नज़र नहीं आती, उनको लगता है सिर्फ ये इलेक्शन के लिए एक्सटेंड था। अप्लाई है। और बाकी बात ये है, जब आप तारीख में आपके मुल्क पीछे रह जाते हैं, यहाँ रेमंड डेविस भी आया था, उसके बारे में भी कहा था उस पर हम मुकदमा चलाएंगे। जो बाइडन ने कहा था कि जी मुकदमा चलाएंगे, मुकदमा तो नहीं चला, एक बार में फिर किसी जगह वो जुर्म करते हुए अमेरिका में देखे गए हैं। तो ये जो हाकिम कौमें होती हैं वो या उनके जो हुक्मरान होते हैं, मैं अवाम को तो नहीं कहता, मैं ये इत्तफाक नहीं करता कि इस मुल्क के अवाम में गैरत की कमी है या उस हुर्रियत की कमी है, हुक्मरानों में खासी जो है वो इस बात की कामयाबी है। एक हमारे पास ब्रेकिंग न्यूज़ है जहानिया से, जिसके नवाही गांव में ट्रांसफार्मर में फ़नी खराबी हुई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद घरों में करंट आ गया और इसी वजह से करंट लगने से 2 सगे भाई जाँ बाक हो गए हैं। बहुत अफसोसनाक वाक़या है। दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से इस बारे में बात करते हैं। आसिफ, किस तरह हुआ ये सब और अभी क्या हो रहा है इस फ़नी खराबी को दूर करने के लिए? ये सामान जहानिया का नवाई इलाका है 133 कनाल, जिसमें ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस करंट आ गया मुतअद्दिद घरों में, जिससे 2 सगे भाई जाँ बाक हो गए और 2 सगे भाई जाँ बाक हो गए और मुतअद्दिद जानवर हैं वो भी हलाक हुए हैं जी। अच्छा, अब भी यही सूरत हाल है या अब कोई हुकाम वहाँ पर आए हैं या इंजीनियर्स वहाँ पर आए हैं, खराबी दूर करने की कोशिश हो रही है? अब भी सूरत हाल यूं की तू है, हुकाम अभी तक वहां तक कोई नहीं पहुंचा है। उधर फनी खराबी दूर करने के लिए कोई ऐसा कोई इंतजाम नहीं हो रहा जी। अच्छा, वापडा की जानिब से कोई नहीं आया? अभी भी इसी तरह सूरत हाल है, करंट अब भी लोगों के घरों में है और खतरा है कि इस तरह मजीद जाने जा सकती हैं? अभी वो सूरत हाल यूं की तू है, अभी वहाँ खराबी दूर करने के लिए कोई नहीं पहुंचा जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद आसिफ। ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी, अफसोसनाक खबर। बहरहाल हम अपनी दूसरी खबरों की मैं ये चाह रहा था कि अगर हमारे साथ हैं अगर खैरपुर से नुमाइंदे, पहले तो हम उनसे तफसील ले लें कि पानी के लिए कल भी हमने खबर दी थी कि जो अच्छा ये उसामा, अगर मुझे इजाजत है काजी साहब, ये जो जहानिया से जो खबर आई है, मैं जरा थोड़ा सा आपका इस पर तवज्जो लेना चाहता हूँ। अब उसामा जी, इन 2 अमवात का जिम्मेदार कौन है? ये कोई फनी खराबी कैसे हो सकती है? ये बुनियादी तौर पर जब चीजें, मैंने कभी नहीं सुना कि अमेरिका में करंट आ गया और बंदा मर गया हो, लंदन में करंट आ गया और बंदा मर गया हो फनी खराबी से। जब ये लाइनें बिछाई जाती हैं तो ये रियासत का काम है कि वो तमाम सिक्योरिटी मेजर्स अप्लाई करे, वो SOPs अपनाए जिससे इंसानों की जिंदगियां महफूज हों। ये है पाकिस्तान के अवाम के मसाइल। ये फनी खराबी का नाम चकमा देते हैं। ये रियासत की नाकामी है कि वो सिस्टम ही नहीं था कि अगर कोई खराबी हो तो उसमें लोगों की प्रोटेक्शन हो। ये रियासत इन अमवात का जिम्मेवार है। रियासत की जिम्मेदारी थी इन लोगों की प्रोटेक्शन, लेकिन रियासत ने इनको मौत दी क्योंकि ठेकेदार ने उस वक्त यकीनन वो SOPs फॉलो नहीं किए होंगे। मैं यकीन से ये बात कहता हूँ। बिल्कुल, और ऐसा ही होता है, लेकिन उसके बाद कोई किसी को सजा मिले तो ऐसे मामला रुके ना। हमारे मुल्क में तो रोजाना होता रहता है, हम नए सूबों पर पुल गिरता है तो सबसे पहले पुल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो चीफ ब्यूरोक्रेट हैं वो आ जाते हैं लाहौर में कि जी ये ट्रक ने किया, उसने नहीं किया, अभी तक तहकीक ही नहीं हुई। तो इसलिए ये ऊपर से नीचे तक चूंकि सिलसिला होता है इस सारे खेल का। तो मैं आता हूँ उसकी तरफ। अगर खैरपुर में हमारे साथ जी हैं उबैद शाह हमारे साथ, तो उनसे पहले ये उबैद शाह हमारे नुमाइंदे हैं खैरपुर से, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। उबैद, ये सारा मामला हुआ क्या? पुलिस जो है वो खुद ही अदालत लगा के खुद ही सजा दे रही है? समा ये खैरपुर जो है वो वज़ीर आला हसन सईद कामिल शाह का आबाई गाँव है, आबाई शहर है। उसकी तहसील है पीर जो गोट, जो पीर पगारा का आबाई शहर है, पीर पगारा के नाम पर है। वहाँ 2 बरादरियों में तसादुम हुआ था 2 रोज कबल, जिसमें 6 अफराद जो है वो जाँ बाक हो गए थे। वज़ीर आला हसन सईद कामिल शाह ने इस बात का नोटिस लेते हुए DIG सक्खर से 24 घंटे के अंदर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया था। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक घरों पर चढ़ाई की है। इसमें 15 से ज़ायद घर हैं, उनको आग लगाई है। जितनी खड़ी हुई फसलें थी, काशी की फसलें थी, उनको तबाह कर दिया है। वो जो लोग हैं वो अभी बगैर छत के बैठे हुए हैं, उनके पास कोई खाने का कोई चीज़ नहीं है, पीने के लिए पानी का गिलास तक नहीं है। पुलिस ने अपनी एक झूठी जो है वो कार्रवाई, झूठी शान बढ़ाने के लिए जो वो पूरे घरों को आग लगा। अच्छा वैद, ये बताइए कि कल भी हमने खबर दी थी कि ये कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं, क्या इससे भी उसका कुछ लेना देना है? जो पानी की चोरी का इशू है, तो ये क्या मामला था? ये पानी की चोरी का इशू नहीं है, क्योंकि खैरपुर जो है वो सिंध का सबसे बड़ा जिला है। उसमें पानी जो आखिर के जो गांव हैं और इलाके हैं, लास्ट में आते हैं,
उनमें पानी नहीं पहुंच रहा है, उनकी वजह से जिसके बाद जो है वो अभी 2 माह से लोग एहतजाज पर थे। खैरपुर में 2 माह से कई अफराद जो है वो एहतजाज पर बैठे हुए थे वज़ीर आला के घर के सामने, लेकिन वहां से कुछ नहीं बना। उनकी बेटी आई थी, उनके साथ उनकी मुज़ाकरात उनके नाकाम हुए थे। चीफ इंजीनियर आया था, उनके साथ उनके मुज़ाकरात नाकाम हुए। उसके बाद ये इस्लामाबाद आकर बैठे हैं इसी एहतजाज के लिए कि हमें पानी दिया जाए। अच्छा उबैद, ये बताइए कि पानी नहीं पहुंच रहा, कम है, ये तो बात समझ में आ गई। जिन घरों को पुलिस ने टारगेट किया, निशाना बनाया, क्या किसकी बुनियाद पे किया? क्या दूसरी पार्टी के साथ उनकी कोई कनाइवेंस थी? मामला क्या था? सिर्फ उनका कसूर ये है कि वो उनकी बरादरी के बुनियाद पर उनकी जात जो है वो, उनकी कास्ट जो है वो नारे जाती, क्योंकि जो कलोड़ा बरादरी के 6 अफराद कत्ल हुए थे वो नारेजा बरादरी ने किए थे। तो इनका कसूर ये था कि ये नारेजा थे। पुलिस ने सिर्फ बरादरी के बुनियाद पर उनके घरों को आग लगाई है। और ना पुलिस के पास वैसे तो होता है कि वो वारंट होता है, वो उसके बाद आती है, गिरफ्तारी पे लेती है, लेकिन ये पुलिस ने ऐसा कोई कुछ नहीं किया। ये कानून में भी नहीं है कि किसी के घर को आग लगाया, खुद अदालत बनाकर बैठे हैं और उसके घरों को आग लगाया। उनकी काश्त की गई फसलों का क्या कसूर था? जो फसलें आप देख रहे हैं कि वो फुटेज में कि एपीसी घूम रही है, एक जमीन पर पूरी जो फसलें थी, काश्त की गई फसलें वो तबाह कर रही है। पुलिस 30 से 40 पुलिस मोबाइलें हैं जो गाँव में घुसी हैं, पूरे घरों को आग लगाई है। वो लोग अभी भी एहतजाज कर रहे हैं कि वज़ीर आला सिंध कैमरे हमारा नोटिस ले। ये हम ना तो किसी मुकदमे में हमारे किसी गांव का कोई शहरी मुलविस है, ना गांव का कोई बंदा मुलविस है। अगर कोई मुलविस है तो कोई किसी को गिरफ्तार किया जाए। अभी तक कोई भी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है, सिर्फ सही। और इस तरह से पुलिस जो है वो सजा दे रही है। बहुत शुक्रिया उबैद शाह, आपका 2 बरादरियों की लड़ाई थी और उसका हल ये है कि एक घरों को आग लगा दो। समी साहब से भी बात करते हैं। एक ज़माना था ज़ियाउल हक साहब ने चढ़ाई की थी इन सिंध के शहरों पे, जब ये MRD की मूवमेंट थी तो टैंक वगैरह आए थे। अब ये दूसरा जमहूरी हुकूमत में भी यही कुछ हो रहा है। तो ये समी साहब, ये जो सिंध कार्ड का क्या असर हो रहा है वहाँ पे, इस पे आप कमेंट करेंगे? बहरहाल ये बात तो बड़ी ज्यादती वाली है, लेकिन ये जो आपने माशाल्लाह से जो पैरेलल ड्रा किया है ना ज़ियाउल हक को बीच में लाके, तो आपने वो एक बात करने की कोशिश की है। मैं इससे इख्तिलाफ करता हूँ। बाकी जो ये किया, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जमहूरी पुलिस की जमहूरी तशद्दुद था, ये आमराना नहीं था, फौजी नहीं था, ये जमहूरी आग लगाई गई है। देखिए, आप अपना वो जो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ उसको कि जो सिस्टम को डिस्क्रेडिट करने के लिए आप जो बात कर रहे हैं, वो आपकी बात अपनी जगह बजा है और मैं इसको डिफेंड नहीं कर सकता। सिस्टम को जो आपके लीडर क्रेडिट दिलवा रहे हैं, ये जो लीडर, ये मैंने तो हुक्म नहीं दिया कि जाके गाड़ियां डाल दो, लोगों के घरों को आग लगा दो। ये किसी पॉलिटिकल लीडर नहीं दिया होगा, या ये GHQ से हुक्म आया था? ये पॉलिटिकल, एक थोड़ा सा रुके ना यहाँ पे। वो जो सिंध में लोगों को मारा गया था, वो मार्शल डिक्टेटर ने इसलिए मारा था कि लोग अपने हकूक मांग रहे थे। ये तो अभी आपको नहीं पता कि ये फौजियों के हकूक मांग रहे थे, ये किसके हकूक मांग रहे थे? लेकिन ये तो ये जो पानी मांग रहे थे, चीफ मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया या कोई हुकूमत ने ऑर्डर किया। अच्छा, तो पुलिस जो है वो पुलिस फिर सिंध की पुलिस चीफ मिनिस्टर साहब के अंडर नहीं है, वो इंडिया के चीफ मिनिस्टर्स के अंडर है। बड़े बिलबिला उठते हैं, जरा थोड़ा सुन ले मेरी बात। मैं आपकी बात सुनी है, मैं फिर भी सुनूंगा आपकी बात। मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो आपने पैरेलल ड्रा किया, ये नाइंसाफी किया आपने, ये ज्यादती किया आपने। वो जो ज़ियाउल हक की तरफ से हुक्म था MRD की तारीख में, जिसमें सिंध के गांव बर्बाद कर दिए गए थे, ये आपने इस वाक़े को उसके साथ मिला के ज्यादती की है। नहीं तो फिर इसमें क्या करें? ये बताएं ना कि ये जमहूरी पुलिस ऑपरेशन था, ये जमहूरी पुलिस ऑपरेशन था, ये जमहूरी आग लगी है, ये जो फसलें बर्बाद हुई है, ये जमहूरी है। ये कॉन्टेक्स्ट नहीं काजी साहब, इसमें जमहूरी या गैर जमहूरी को कॉन्टेक्स्ट ही नहीं है। आप ये जरा फुटेज भी देखते रहिएगा। नहीं, आप चाहते हैं दोबारा डिक्टेटर आ जाए, दोबारा किसी फौज की हुकूमत? जरूरत नहीं है, इनके होते हुए किसी डिक्टेटर के आने की जरूरत नहीं है, लेकिन सारा उसका काम हो रहा है। सभी साहब, बात असल में यह है कि दो बरादरियों की लड़ाई हुई, बजाय इसके कातिलों को पकड़ा जाता जिन्होंने कत्ल किया था, पूरी बरादरी को इस तरह निशाना बनाया गया। और जाहिर है चीफ मिनिस्टर ने नोटिस लिया, तो उनके नोटिस लेने के बाद पुलिस ने सब किया, अपनी अदालत लगाई, तो एक जमहूरी हुकूमत में तो हुआ, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। ये बात, इससे कोई इनकार नहीं करता। मैं कह रहा हूँ कि ये बुरी बात हुई है, ये नहीं होना चाहिए था, लेकिन ये इसको आप उससे पैरेलल नहीं कर सकते। इसका कि जो ज़ियाउल हक के जमाने में जिन वजूहात थे वो किया गया, जिस तरह वो किया गया, ये जो बात है ये गलत हुई है। मैं इसको कंडोन नहीं करता, ये पुलिस ने गलत काम किया, लेकिन ये कोई स्टेट पॉलिसी नहीं है।
स्टेट पॉलिसी नहीं है। चलिए, स्टेट पॉलिसी नहीं है कि जनाब आप यहाँ पे कीमतें बढ़ाएं, ये स्टेट पॉलिसी नहीं है। लोगों को बेरोजगार रखें, ये भी स्टेट की पॉलिसी नहीं है। हम उस तरफ भी आते हैं जो आपने पहले बात की थी कि पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ने जा रही हैं और महंगाई में इजाफा हो जाएगा। अब्दुल हन्नान है हमारे साथ हासिलपुर से। जी अब्दुल हन्नान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो सईद काजी साहब, समी इब्राहिम साहब को प्रोग्राम में खुशामदीद कहूंगा। एक बात कहना चाहूंगा कि आप लोग अपनी राय जरूर दें, बीच में इस तरह की राय दे के अपने आप को इस तरह ना साबित करें कि हम भी लड़ रहे हैं। सियासतदानों ने तो लड़ाई शुरू की हुई है, आप तो ना कम से कम करें। नहीं, हम लड़ नहीं रहे, सिर्फ अब इनका मौक़िफ़ जो है अपना जो है वो, लेकिन मौक़िफ़ को बड़े शाइस्तगी जो है ना वो उसमें लानी चाहिए, फिर ये पेश करें। बहरहाल मैं इनसे बड़ा मुतमईन हूँ, सुनता हूँ, डेली देखता हूँ। समी इब्राहिम साहब से एक बात कहूंगा कि अभी आफिया के हवाले से उन्होंने कहा कि जब हमारे हालात बड़े अच्छे थे अमेरिका के साथ तो तब तो ये लेके आ नहीं सके। मैं ये कहूँगा कि किसी भी मुल्क के साथ जब हालात अच्छे हों या बुरे हों ये चीज नोट नहीं की जाती। आपकी अपनी सफारती और खास जब जो जितनी भी फोर्सेस जो आप लोग लगाते हो वो देखनी होती है कितनी मजबूत और कितनी स्ट्रॉन्ग है। आपने दूसरे मुल्कों के साथ इतने अच्छे आपके राब्ते नहीं है ताकि अगर आप उनको खड़ा कर लें अमेरिका के अगेंस्ट और आप उसको लें। अब आप जब आया था रेमंड डेविस, आपने उसको तो पकड़ा नहीं है। ये सिर्फ नून लीग को आप कह देते हो, ये पूरी सियासी जमातों की जिम्मेदारी थी। अब उसको आप पकड़ते नहीं हो, वो आप छोड़ देते हो, फिर लेटर सप्लाई आप रोकते हो, फिर बहाल कर देते हो। कुछ तो उसको बंद करो, उसको पता चले कि हाँ कि ये कुछ कर सकते हैं। हम कुछ स्टेप तो लेते नहीं है, सिर्फ एक कमेटी बना देते हैं और जब कोई कमेटी बनाता है तो आप उसको रोन देते हो। कम से कम रोने तो नहीं। आप बात कर रहे हैं जो कमीशन बनाया गया है नए सूबों पर, आप इस पर क्या कहेंगे? आपको लगता है नए सूबे बनेंगे या इस पर भी सियासत होती चली जाएगी? पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई स्टेप ले रही है, कोई आगे बढ़ रही है, उसके अंदर इनको शामिल किया गया है तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छी बात और मजीद इस तरह होगी कि उसके ऊपर जल्द से जल्द ये फैसला भी लेके आए। बहुत जज्बाती हैं लगता है डॉक्टर आफिया जो है उनकी रिहाई के लिए वो समझते हैं कि ये संजीदा कोशिश हो सकती है और उनकी रिहाई अमल में आ सकती है। अच्छा, पेट्रोलियम मसनूआत पर आते हैं हम क्योंकि वक्त हमारे पास कम रह गया। एक मुझे सिर्फ 1 मिनट दे दें। आफिया सदीकी पर इन्होंने जो बात की है ना संजीदा कोशिश की, मैं क्योंकि उन दिनों अमेरिका में था और न्यूयॉर्क में था, अब मैंने वो सारा केस कवर किया है। मैं ऑलमोस्ट 90% जो हेयरिंग थी डॉक्टर आफिया सदीकी केस की वो मैंने खुद अटेंड की है। उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने $2 मिलियन जो है वो वकला की फीस दी थी और उसके बाद ये जो फैसला तो डॉक्टर आफिया के खिलाफ ही आना था क्योंकि न्यूयॉर्क 9/11 से सबसे ज्यादा मुतासर हुआ था और ये मुकदमा जो है अमेरिका की रियासत ने न्यूयॉर्क में चलाया और ज्यूरी भी वहीं की थी और नौजवानों पर थी तो मुश्तमिल थी। तो इसलिए इस बात का बहुत इम्कान कम था कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को रिलीफ मिलेगा। लेकिन एक बड़ी टेक्निकल जो मिस्टेक हुई थी वो ये थी कि वकीलों ने ये मशवरा दिया था डॉक्टर आफिया सिद्दीकी को कि वो अपना बयान मत दें क्योंकि अगर वो इस वक्त ये इस्तगासे की जिम्मेवारी है कि वो उनको मुजरम साबित करे। लेकिन डॉक्टर आफिया सिद्दीकी ने न सिर्फ अपनी वकीलों की बात को रिजेक्ट किया बल्कि अपनी माँ की एडवाइस के खिलाफ भी उन्होंने स्टैंड लिया जिसमें उन्होंने कुछ ऐसी बातें कही जो बाद में इस्तगासे ने साबित कर दी कि उन्होंने गलत कही थी। तो संजीदा कोशिश हो चुकी है पहले, लेकिन वो हमारे पास वक्त बहुत कम रह गया। इसमें देखे ना, यहाँ पे 2 बंदों को दिन दहाड़े रेमंड डेविस ने कत्ल किया था तो उसने कोई गलती नहीं की, वो बिल्कुल ठीक रहा। तो हम आफिया पे ना डालें, हाई हैंडेडनेस थी ये आफिया के साथ जो हुआ। हम एक सब सर्वियंट, हमारी रूलिंग क्लास सब सर्वियंट थी, उठा के ले गए दिन दिहाड़े पब्लिक चौक में कत्ल किया था रेमंड डेविस ने। तो मेरे ख्याल में हम इसको इस एंगल से ना लेते हैं। हो सकता है आगे बात नहीं, अब आपने बीच में 1 सेकंड उसामा, मेरी रिक्वेस्ट है, अब आपने बात रेमंड डेविस की लिया है तो ये भी सुन लीजिए कि रेमंड डेविस को किसी हुकूमती फैसले के नतीजे में रिहा नहीं किया गया। आपके कानून में किसास और दियत की शिक मौजूद है जिसपे उन्होंने 20 करोड़ रुपए उनके वुरसा को दिया और वो उनको रिहा करके ले गए हैं। आप अपना कानून वो कनाइबस थी, उसके बाद उनके खानदान में लड़ाई हुई, उसके खानदान ने पैसे लिए, उनके घरों में कत्ल हो गए। हजूर वो इसलिए नहीं ले गए, वो इसलिए रेमंड डेविस को नहीं ले गए कि देत और कसास का कानून था, इसलिए कि वो जोर वाले थे और आपको कानून ढूंढना पड़ा। ना होता फिर भी आप ढूंढ के उसको उनके हवाले करते। बहरहाल हम जरा आगे चलते हैं। बिल्कुल, हमारे साथ कॉल है डॉक्टर शाहिद रावलपिंडी से। जी डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। मेरे काजी साहब से ये सवाल है कि इस वक्त ज़ियाउल हक के रूहानी बेटे पंजाब पे हुक्मरान हैं और उन्होंने पूरे लाहौर ही को पंजाब समझ रखा है, अरबों रुपए खर्च हो रहा है। मेरा ताल्लुक बक्खर से है, बक्खर मियाँ वाली खुशाब कहीं पे टेढ़ी पैसा खर्च नहीं हो रहा। और मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बनाया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 MNA, एक एफेड्रीन फेम हनीफ अब्बासी और चौधरी निसार साहब के बंदे रखे गए हैं और कोई किसी पंजाब के किसी इलाके के कोई बंदा अपॉइंट नहीं किया गया। तो फिर हम सूबे मांगते हैं तो ये लोग क्यों तनकीद करते हैं?
हमें सूबा सराय की सूबा चाहिए, इसलिए चाहिए कि इनका सूबा पंजाब सिर्फ लाहौर है। सही, आपका ख्याल है नए सूबे बनेंगे तो हालात बेहतर होंगे। मुस्लिम लीग नून ने भी रेजोल्यूशन खैर पंजाब असेंबली पास करवाया था। वक्त बहुत कम रह गया, मैं चाहता हूँ वो महंगाई का जो मसला है, अवामी मसला है, पेट्रोल की कीमतें अब हर हफ्ते बढ़ेंगी। और अभी हम अखबारों में तो देख रहे थे कि बाज़ लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो अब हफ्तावार कर दिया है, इसकी अब कीमतें बढ़ा करेंगी। और फिर ये जो अभी आप भी बात करते प्रोग्राम से पहले कि कीमतें कम होती हैं जब इंटरनेशनली तो कम नहीं की जाती मगर बढ़ा दी जाती हैं। मामला सिर्फ मैं जल्दी से बता दूं वो ये है कि इस रियासत को चलाने के लिए पैसे अवाम के जेब से इन्होंने निकालने हैं। या किसी अमीर आदमी को टैक्स नहीं लगाएंगे। 26 रुपये पर लीटर जो है ऑलमोस्ट जो है ये ऑलरेडी इस पर टैक्स लगा हुआ है और इस पर इस किस्म की लेवीज लगी हुई हैं। तो अब रियासत को चलाने के लिए चूंकि हम देखते हैं कि FBR का जो टारगेट था वो 46 अरब रुपए कम हुआ है टैक्स की वसूली का, जो इन्होंने खुद बना रखा था। इसके अलावा जो करप्शन है और जो टैक्स ज़राअत पे ये टैक्स नहीं लगा सके। तो अब मामला ये है कि इस रियासत को चलाने के लिए बिजली की कीमतों में, पेट्रोल की कीमतों में इजाफा की जाएगा, यूटिलिटीज़ महंगी होती रहेंगी और ये हमारे लिए पॉलिटिकल खुदा न खास्ता अनरेस्ट भी बन सकता है। और मैं ये कह दूं कि कोई एक ऐसा इजाफा होगा जो शायद अवाम की जो एक सब्र है उससे आगे निकल जाए। मगर मैं एक कमेंट कर दूं, सराइकी सूबे की बात उन्होंने की थी, वक्त कम है, उनका राइट है, उनको उनका सूबा मिलना चाहिए। और सिर्फ सूबा ही नहीं मिलना चाहिए, हर सूबे और हर शहरी को रोटी मिलनी चाहिए, आइन के तहत मकान मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए और सूबा भी मिलना चाहिए। ठीक है, सिर्फ सूबा बनाने से शायद मसला हल ना हो। समी साहब, बहुत माजरत, आपके पास जो खबरें थी उस पर हम बात नहीं कर सके। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 1 सितंबर को 6 से 7 रुपए बढ़ सकती हैं, उस पर हम कोशिश करेंगे तब भी बात करें। बताएं आप मुख्तसरन आखिर में जो आपकी 2 खबरें थी उन पर हम चाहेंगे आपकी राय भी और खबरें भी, जो मिट रोमनी हैं उनके इलेक्शंस के हवाले से तैयारियों पर, और दूसरा जो इसराइल की अदालत ने जो फैसला सुनाया। जी देखें, मैं मुख्तसरन सिर्फ यही कहूंगा कि इस वक्त आज बाज़ाब्ता तौर पर मिट रोमनी को बना दिया गया है रिपब्लिकन पार्टी का उम्मीदवार। टेम्पा फ्लोरिडा में कन्वेंशन है और अब इलेक्शन का जोर जो है ना वो अपना भरपूर शुरू हो गया है अमेरिका में। अब सितंबर के फर्स्ट वीक में डेमोक्रेट्स का भी कन्वेंशन होगा, इसमें बराक ओबामा उनको भी नॉमिनेशन दी जाएगी। दूसरी खबर मेरी थी इसराइल की, वो मैंने चुनी इसलिए थी कि 2003 में एक अमेरिकन लड़की थी, 22-23 साल उसकी उम्र थी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट थी। वो जो फलस्तीनियों के घर गिराए जा रहे थे उस पर एहतजाज में शिरकत के लिए वो गई थी वहां पर इसराइल, और वो बिल्कुल उस घर के सामने खड़ी थी जो गिराए गए थे उसमें। तो एक बुलडोजर जो गिरा रहे थे उसके सामने वो खड़ी होगी और इसराइली बुलडोजर ने रोन दिया उन्हें, और ये पूरे दुनिया में वीडियो चली। उसको जो कत्ल का पर्चा उनका हो गया था, एक मुकदमा हुआ था, उस पर इसराइली कोर्ट ने कहा जी कि कोई भी इसराइली फौज का इस पे कसूर नहीं है और उस लड़की को हट जाना चाहिए था, वो नहीं हटी और वो उसने खुद मौत ऑप्शन अपनी ऑप्ट की। तो मैं कहना ये चाह रहा था कि दुनिया भर में जो अदालतें हैं जब उनके अपने मुल्की मफादात की बात आती है तो वो कितना भी ब्लेटेंट कोई चीज हो तो वो बिल्कुल ना कोई ह्यूमन राइट्स को देखती हैं। हमारे यहाँ एक मिसिंग पर्सन का केस है और जो लोग हमारे मुआशरे में जहर घोल रहे हैं उनके लिए ह्यूमन राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं वो भी माशाल्लाह से बड़े एक्टिव हैं। और बस टाइम नहीं है तो इसलिए बात नहीं ठीक है। यानी बाहर की अदालतें नेशनल इंटरेस्ट को देखते हुए फैसले करती हैं और वहां भी जो है इंसाफ की सिर्फ बात ही की जाती है। जहां उनका अपना जाती या नेशनल इंटरेस्ट है वहां फैसले भी फिर उसी तरह वो देती हैं। लेकिन ये पहले उनसे पूछ लेते हैं कि वो नेशन किसको समझते हैं, हुक्मरान ही सिर्फ नेशन होते हैं या एक नेशन में अवाम भी रह रहे होते हैं? बहुत अहम मौजू है वो तो आपका फैसला मैंने आपको सुना दिया कि वो देख लें उन्होंने इसराइल ने किया क्या इसका, यानी इतना ब्लेटेंट कत्ल था लेकिन उन्होंने कहा जी कोई इसराइली फौज पे इसकी जिम्मेवारी नहीं है और आप अपनी एजेंसियों को रोजाना जलील करते हैं अदालतों में लाके। ठीक है, वक्त खत्म हो गया। समी साहब, हमारे प्रोग्राम का जो इस मुआशरे में मासूम लोगों को कत्ल कर रहे हैं कंसर्ट तक नहीं होने देते। बिल्कुल सही। उम्मीद करते हैं कल इंशाल्लाह आप हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद होंगे। आपका इंतजार हो रहा है, देखने वाले आपके चाहने वाले जो हैं सब इंतजार कर रहे हैं और फिर कल हम नए मौजूआत के साथ हाजिर खिदमत होंगे। आज समी इब्राहिम साहब हमारे साथ अमेरिका से थे, सईद काजी साहब स्टूडियो में मौजूद थे और ये था आज का प्रोग्राम। कल इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।